हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव सागर क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग रिलेशन और फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। बच्चों, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 और उससे आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन को किया जाएगा। ठीक बच्चों, तो चलते बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक सेट ए है जो इस तरीके से डिफाइन है कि x इज द एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर सच दैट जो x है वो 0 और 12 के बीच है। x आपका 0 से 12 के बीच है और इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन है। इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि एक रिलेशन है आर ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 क्वेश्चन नंबर सेकेंड है एक रिलेशन इसी सेट पे डिफाइन है आर बराबर ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है। कह रहा है बच्चों दिखाओ कि ये जो एक रिलेशन है दोनों वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या दिखाना है कि ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। साथ में कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। फाइंड set of all element related to 1 से रिलेट करने वाले सभी एलिमेंट को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक बच्चों, तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। ध्यान से देखो बच्चों, जो ए सेट है वो इंटीजर में डिफाइन है और 0 से 12 तक। कह रहा है कि इस ए पे एक रिलेशन डिफाइन है। पहला क्वेश्चन, पहले सॉल्यूशन देखा जाएगा कि आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी इस तरीके से है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तभी होगा जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और साथ ही साथ क्या हो, ट्रांजिटिव हो। तो पहला कंडीशन देखते हैं बच्चों, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो फार रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हो तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि सेम एलिमेंट खुद से सिलेक्ट करना चाहिए। तो बच्चों 0 से 12 के बीच बहुत सारे एलिमेंट है 12, तो उतना हमको लेने की जरूरत नहीं। हम जनरल टर्म में कोई एक जनरल एलिमेंट उठाते हैं। लेट मान लेंगे कि लेट क्या है, एक्स इज द एलिमेंट्स ऑफ ए। एक्स कहां से उठा रहे हैं, ए से। तो क्या बच्चों रिलेशन के डिफिनेशन देखा पहले की कार्डिंग, क्या x माइनस एक्स मल्टीपल ऑफ 4 होगा। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ x माइनस एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4। होगा कि नहीं होगा, तो 100% होगा मल्टीपल ऑफ 4। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस से क्या आएगा 0 और 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है। 0 मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब आप 0 से लेकर 12 तक कोई भी एलिमेंट उठा लो उसका डिफरेंस क्या आएगा, सेम में से सेम डिफरेंस लोगे 0 ही आएगा। तो उस केस में मल्टीपल ऑफ 4 तो होगा, 0 मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब बच्चों आर हमारा क्या है, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर क्या है, आर इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक बच्चों, समझ में आएगा, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। आर एक क्या आपका रिफ्लेक्सिव। क्या बच्चों ये सिमेट्रिक है। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो क्या सिमेट्रिक होगा। देखा बच्चों मैंने यहाँ पे इधर प्रूव कर रहा हूं सिमेट्रिक है गई। सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाना पड़ता है बच्चों, सिमेट्रिक के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि ऑर्डर पेयर अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी होना चाहिए। तो हम कोई भी जनरल टर्म उठा रहे बच्चों, मान लो ले लिया जाए कि एक्स वाई, लेट एक्स वाई इन रिलेशन। अगर एक्स वाई रिलेशन में, जिसका मतलब क्या है, ये रिलेशन में तभी होगा जब रिलेशन के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा कि मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई is a multiple of 4,
ध्यान से ना बच्चों, इसको कैसे लिख सकते हो आप चेक कर सकते हो, 0 से 12 के बीच कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया 15। अब 15 का डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा, तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा ही। आप कुछ भी ले सकते हो, 15 या आप ले लो कोई 2 ले लो और 10 ले लो, ये भी दोनों क्या आएंगे 0 से 12 के बीच आएंगे, तो 2 और 10 का डिफरेंस भी कितना होगा, 8 होगा। 8 भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो क्या अगर मैं ये लिख दूं, क्या मॉड ऑफ y माइनस एक्स मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, इसका मतलब मॉड ऑफ y माइनस एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये भी होगा, ये भी आपका मल्टीपल ऑफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक बच्चों, y माइनस एक्स भी मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर ऐसा है बच्चों तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो y एक्स है वो भी कहां चला गया, रिलेशन में, y एक्स भी रिलेशन में चला गया। बच्चों अगर एक्स वाई रिलेशन में है, उस केस में अगर y एक्स रिलेशन में चला जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। ठीक बच्चों, r हमारा सिमेट्रिक है। तो बच्चों इस रिलेशन में मैंने दो चीज प्रूव कर दिया, एक तो रिफ्लेक्सिव, मैंने कहा कि कोई एलिमेंट एक्स लो, सेम एलिमेंट का डिफरेंस 0 आएगा, 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। दूसरा मैंने कहा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई एलिमेंट लेके चलो, दिखा दो वाई एक्स रिलेशन में है, तो एक्स वाई रिलेशन में तभी होगा जब रिलेशन के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 4 है, इस केस में वाई माइनस एक्स भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इसका मतलब वाई एक्स रिलेशन में चला गया, इसका मतलब आर हमारा सिमेट्रिक है। बच्चों अगला हमको चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव में यहां चेक करता हूं बच्चों, क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा, तो चेक करते हैं बच्चों। ट्रांजिटिव में क्या था कि दो एलिमेंट को रिलेशन में ले चलेंगे, ले लिया, लेट एक्स वाई इन रिलेशन एंड वाई जेड इज आल्सो इन रिलेशन, वाई जेड रिलेशन में। अगर एक्स वाई रिलेशन में बच्चों तो एक्स वाई रिलेशन के डिफरेंशियल को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉड ऑफ y माइनस जेड इज मल्टीपल ऑफ 4। ध्यान से देखना मतलब बच्चों, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, m डॉट का मतलब मल्टीपल ऑफ 4, m डॉट का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड दोनों मल्टीपल ऑफ 4 है। क्या मैं बच्चों इसको ऐसे लिखता हूं, क्या मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। समझना ध्यान से, अगर दो संख्याएं 4 का मल्टीपल है, मान लो एक 4 है और एक 8 है, तो क्या इन दोनों का सम जो आएगा वो भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। समझो ध्यान से, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, इन दोनों को सम करेंगे तो वो भी तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। इस केस में y से y कैंसिल होगा, इसका मतलब बच्चों कि x माइनस जेड भी क्या होगा, x माइनस जेड इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। अगर x माइनस जेड मल्टीपल ऑफ 4 है तो हम कह सकते हैं कि एक्स जेड कहां चला गया, एक्स जेड हमारा चला गया रिलेशन में, एक्स जेड हमारा चला गया रिलेशन में। ठीक बच्चों, एक्स जेड भी रिलेशन में चला गया। बच्चों ध्यान से देखो, हमने इस रिलेशन को तीनों प्रूव कर दिया, यहां रिफ्लेक्सिव, यहां सिमेट्रिक और यहां क्या ट्रांजिटिव। दिस इंप्लाइज आर इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। आर क्या बच्चों, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, आर एक हमारा ट्रांजिटिव है। बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड थर्ड, फ्रॉम 1 2 एंड थर्ड आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर हमारा क्या बन गया है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। पहले पार्ट में ए पे एक रिलेशन डिफाइन है, आर आर पे बी सच दैट ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, क्या है कि इसको इक्विवेलेंस दिखाओ। तो मैंने कहा कोई सेम एलिमेंट उठाओ, सेम एलिमेंट का डिफरेंस 0 होगा, 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में मैंने कहा कि एक आर्डर पेयर हमको लेके चलना पड़ेगा रिलेशन में। अगर आर्डर पेयर एक्स वाई रिलेशन में तो एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई मल्टीपल ऑफ 4 होगा, उसके से मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इसका मतलब वाई एक्स भी रिलेशन में चला गया, इसका मतलब आर सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए कोई दो आर्डर पेयर रिलेशन में लेके चलने पड़ते हैं, तो एक्स वाई रिलेशन में वाई जेड रिलेशन में मैंने कहा कि एक्स माइनस वाई भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, वाई माइनस जेड भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब दो ऐसी संख्याएं जो मल्टीपल ऑफ 4 है, उनको ऐड करोगे तो जो संख्या मिलेगी वो भी क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 4 होगी। तो मैंने एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड किया, y से y कैंसिल होगा, x माइनस जेड मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, इसका मतलब x जेड भी कहां चला गया, रिलेशन में। इसका मतलब बच्चों कि आपका r एक ट्रांजिटिव हो गया। अगर r रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो हम तीनों इक्वेशन से कह सकते हैं कि r हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है।
बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक बच्चों, तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक बच्चों, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड बच्चों बहुत आसान है। इसी सेट ए पर रिलेशन डिफाइंड है, और वो रिलेशन क्या कहता है कि R इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। ठीक, R ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। कह रहा है इसको भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए वही कहानी, पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि कोई पहले एक एलिमेंट उठा लो, मान लो लेट x बी द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर x एलिमेंट ए से है, x एलिमेंट कहां से, सेट ए से, तो क्या मैं सकता हूं कि x इक्वल टू x, कोई सेम एलिमेंट खुद के इक्वल तो होगा ही, a इक्वल टू b है। इसका मतलब बच्चों मैं कह सकता हूं कि x और x कहां चला गया, रिलेशन में। 0 से 12 के बीच कोई एलिमेंट उठा लो तो कोई सेम एलिमेंट उठाओ खुद के बराबर होगा ही। तो x चला गया रिलेशन में, इसका मतलब बच्चों r एक रिफ्लेक्सिव है, मींस r इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। r हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या बच्चों ये सिमेट्रिक होगा, क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक के मैंने क्या होता है, कोई एक ऑर्डर पेयर रिलेशन में लेके चलना पड़ेगा। लेट एक्स वाई बी द एलिमेंट ऑफ रिलेशन। अगर ऐसा है बच्चों तो ये रिलेशन के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो वाई इक्वल टू एक्स, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, ऑर्डर पेयर चेंज करने से ऐसा तो नहीं कि वो अनइक्वल हो जाएंगे, वो तभी इक्वल रहेंगे। इसका मतलब बच्चों कि वाई एक्स भी कहां चला गया, रिलेशन में। अगर वाई एक्स रिलेशन में चला गया बच्चों, इसका मतलब आर क्या है, आर इज एन सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज एन सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये बच्चों ट्रांसिटिव होगा, क्या ये बच्चों ट्रांसिटिव होगा, तो चेक करते हैं ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो बच्चों ये ट्रांसिटिव होगा। ट्रांसिटिव में क्या होता है कि कोई दो ऑर्डर पेयर रिलेशन में लेके चलने पड़ेंगे। लेट एक्स वाई इन रिलेशन एंड वाई जेड इज आल्सो इन रिलेशन। अगर एक्स वाई रिलेशन में बच्चों तो एक्स बराबर वाई होगा, क्योंकि रिलेशन डिफरेंशियल क्या है, एच इक्वल टू बी, और उस केस में वाई बराबर जेड होगा। ध्यान से देखो इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, वाई। अगर इन दोनों को एक साथ लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर जेड भी होगा। अगर एक्स बराबर जेड है तो एक्स जेड कहां चला गया, रिलेशन में। इसका मतलब बच्चों आर हमारा क्या है, आर इज एन ट्रांसिटिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, ट्रांसिटिव है। बच्चों आर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसिटिव हो गया। तो हम तीनों को मिला क्या कर सकते हैं कि आर हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर हमारा क्या बन गया है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 को भी प्रूव करना था इक्विवेलेंस रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 2 को भी प्रूव करना था इक्विवेलेंस रिलेशन, और दोनों को बहुत इजीली प्रूव कर लिया गया। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट कहता है बच्चों फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का भी और 2 का भी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 9 का 2। ठीक बच्चों, इसको ध्यान देना। ठीक, बिल्कुल आसान था, कुछ था नहीं इसमें। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो कह रहा है फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। ठीक बच्चों, कह रहा है फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो ये तो और आसान है। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। पहला मैं लेके चलता हूं कि पहले वाले क्वेश्चन के लिए क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो ध्यान से देखो, एलिमेंट 0 से 12 के बीच होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कि जो दो एलिमेंट उठाओगे वो 1 के साथ ऐसे एलिमेंट आना चाहिए उसका डिफरेंस किससे कटे, 4 से कटे। तो मुझे बताओ बच्चों क्या क्या आ सकता है। पहला तो 1 5 है, क्योंकि 1 5 का डिफरेंस देखो 4 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 है। दूसरा क्या होगा, 1 और 9, 1 9 का डिफरेंस 8 आएगा। क्या और कोई एलिमेंट हो सकता है क्या, 1 13 भी हो सकता है, लेकिन आपको जाना कहां तक है, 12 तक। तो 1 के साथ दो एलिमेंट मिल रहे हैं, एक 1 5 और एक 1 9। 1 5 का डिफरेंस 4 मल्टीपल ऑफ 4 होता है। 1 9 का डिफरेंस 8 भी मल्टीपल ऑफ क्या होता है, 4 होता है। तो पहले केस में जो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 बोला था वो 1 5 और 1 9 होंगे।
ठीक बच्चों। सेकेंड का केस में क्या कर रहा है, तो एलिमेंट बोला था तो आप एलिमेंट ऐसे लिख लो 1 5 और 9, आर्डर पेयर बोलेगा तो 1 5 और 9 करके दिखाएंगे। एलिमेंट क्या आएगा 1 5 और 9। सेकेंड में क्या कर रहा है, ये पहला पार्ट था, इसका सेकेंड पार्ट कर रहा है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखना, ये कह रहा है इज इक्वल टू बी। अब कोई भी एलिमेंट उठाओगे वो खुद के इक्वल होना चाहिए, तो 1 के रिलेटेड तो 1 ही होगा ना, 1 के रिलेटेड 1 ही होगा, तो सिर्फ ये इसका आंसर हो जाएगा 1 से रिलेटेड सिर्फ 1 होगा। तो बिल्कुल आसान था क्वेश्चन नंबर 9। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बच्चों, अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में 5 पार्ट है। कह रहा है कि एग्जांपल दीजिए ऐसे लेसन का। क्वेश्चन नंबर 10 में कुल 5 पार्ट है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 में 5 पार्ट है। पहला पार्ट देते हैं, कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन। सब 5 पार्ट में अलग अलग आपको रिलेशन डिफाइन हो, उसका एग्जांपल देना है। पहला कह रहा है सिमेट्रिक होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। पहले में कह रहा है क्या कि सिमेट्रिक हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव, ना तो रिफ्लेक्सिव हो नहीं ट्रांजिटिव हो। ठीक बच्चों, तो इसके लिए बच्चों हम एक सेट डिफाइन करते हैं, लेट ए बी अ सेट, और उसमें एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 1 2 3, और इसी पे रिलेशन डिफाइन करते हैं आर ए टू ए, और रिलेशन का आर्डर पेयर कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। क्या कहता है कि ये सिमेट्रिक हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो और नहीं ट्रांजिटिव हो। बच्चों अगर मैं आर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट डाल दूं 1 2 और 2 1, ध्यान से देख के बताओ क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक कंडीशन क्या है, अगर ए बी है तो बी होना चाहिए। देखो 1 2 है तो 2 1 है, तो सिमेट्रिक तो है, पहला कंडीशन हो गया। क्या ये रिफ्लेक्सिव है बच्चों, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ना तो इसमें 1 1 है और न ही 2 2 है और न ही आपका 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, मतलब सॉरी सिमेट्रिक भी नहीं है। मतलब बच्चों ये आपका सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक है, ये आपका सिमेट्रिक है। अगले टर्म में कहा कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि अगर आर्डर पेयर बन रहा है तो हम चेक करते हैं कि क्या अगर ए बी बी सी है तो ए सी भी है क्या। ध्यान से देखो, इसमें 1 2 है रिलेशन में एंड 2 1 भी है, तो क्या इसमें देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या 1 1 भी है, 1 1 रिलेशन में नहीं है, मतलब बच्चों ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो पहला एग्जांपल दिएगा कि एक सेट लिया है 1 2 3 ए, उस पे रिलेशन डिफाइन किया और रिलेशन के अंदर आर्डर पेयर लिया 1 2 2 1, तो ये अपने आप में देखो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि 1 2 2 1 है तो 1 1 नहीं है, तो पहला तो हो गया। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट कहता है कि ऐसा रिलेशन बताओ जो ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। क्या कह रहा है कि ट्रांजिटिव तो हो लेकिन न तो सिमेट्रिक हो और न ही रिफ्लेक्सिव हो, नहीं आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक बच्चों, तो आसान सा ये भी है, इसको भी हम एक ही सेट पे जो सेट हमने रखा है उसी पे डिफाइन करते हैं। देखो बच्चों क्या करेंगे, इसके लिए वही लेंगे कि एक सेट में ए एलिमेंट 1 2 3 है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए डिफाइन कर देंगे और इसमें आर्डर पेयर ले लेंगे 2 3। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने जब आपको ट्रांजिटिव पढ़ाया था तो एक बात आपको बताई थी कि अगर किसी रिलेशन में आर्डर पेयर बन रहा है तब तो हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। आर्डर पेयर बनने का मतलब ए बी बी सी बन रहा है तब हम ए सी चेक करेंगे। अगर आर्डर पेयर नहीं बन रहा है तो कोई भी चेक नहीं करेंगे, जहां आर्डर पेयर नहीं बनता वो अपने आप में ट्रांजिटिव होता है। अगर मैंने इस रिलेशन में सिर्फ 2 3 लिया तो देखो आर्डर पेयर बन नहीं रहा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव तो है, ये ट्रांजिटिव है। आपका बात समझ आ रहा बच्चों, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन ये क्या रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है।
क्या सिमेट्रिक है? नहीं है, क्योंकि 2 3 तो है लेकिन 3 2 नहीं है। बात समझ आ रहा है बच्चों? ये आपका ना तो सिमेट्रिक है और नहीं रिफ्लेक्सिव। ठीक बच्चों, ये ना आपका सिमेट्रिक है और नहीं रिफ्लेक्सिव है। इसका तीसरा पार्ट क्या कहता है बच्चों? इसका थर्ड पार्ट कहता है कि ऐसा बताइए रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांसिटिव ना हो। क्या क्या बच्चों? कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांसिटिव ना हो। ठीक है, अब आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांसिटिव ना हो। सेम सेट पे बच्चों इसको भी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे वही कारण लेंगे। मान लीजिए कि एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट कितना आपका 1 2 3। रिलेशन डिफाइन करेंगे आर फ्रॉम ए टू ए, और ध्यान में लेके चलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांसिटिव ना हो। तो बच्चों रिलेशन डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि सभी बच्चों तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में बच्चों कहा था कि कोई ऐसा रिलेशन बताओ जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांसिटिव ना हो। तो मैंने कहा बच्चों एक सेट एक लेते हैं 1 2 3 ए, उस पर रिलेशन डिफाइन करते हैं और क्या चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव ना हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जितने भी एलिमेंट हैं खुद से ऐड करना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 और 3 3 तो आएगा ही। सिमेट्रिक के लिए अगर ए भी उठाओगे तो बी होना चाहिए, अगर 2 3 लोगे तो 3 2 आना चाहिए, और 1 3 लोगे तो 3 1 आना चाहिए। अब बच्चों मॉडल पेज चेक करेंगे, ध्यान से देखो। 2 2 को 2 3 के साथ अप्लाई करो तो 2 से 2 हटेगा, 2 3 आएगा, रिलेशन में है, 2 3 अभी रिलेशन में है। 1 3 को अगर 3 2 के साथ अप्लाई करो बच्चों, 1 3 को 3 2 के साथ, तो 3 से 3 हटेगा 1 2, क्या 1 2 रिलेशन में है? ध्यान से देखो 1 2 रिलेशन में नहीं है, 1 2 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब बच्चों ये रिलेशन आपका क्या नहीं होगा, ये रिलेशन आपका ट्रांसिटिव नहीं है, ये रिलेशन आपका ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक बच्चों, तो ये आपका एग्जांपल है एक ऐसे रिलेशन का जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांसिटिव नहीं। ठीक बच्चों, आशा करता हूं समझ में आया होगा तीनों पार्ट। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका देखा बच्चों, ये आपका सेकेंड पार्ट है ये। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है और ये आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, आसान सा था, कुछ है नहीं, एक सेट लेके चलना, उस पर आपको एग्जाम्पल देने हैं जो क्वेश्चन में कह रहे हैं उसको। ठीक बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको सोचना पड़ेगा, सोच के ही आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक बच्चों, आशा करता हूं समझ में आए। अब चले क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट, 10 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट क्या कहता है? इसका चौथा पार्ट कह रहा है बच्चों कि एक ऐसे रिलेशन बताओ जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांसिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। कह रहा है रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांसिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक। तो वही सेट में चलते हैं कि कोई सेट ए लेते हैं और एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 और इसके रिलेशन को डिफाइन करते हैं ए टू ए में, और इसमें आर्डर पे लेते हैं। कह रहा है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। ठीक बच्चों, 1 1 2 2 और 3 3। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्या बच्चों, इसमें अगर मैं 1 3 डाल दूं 1 3, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव है लेकिन क्या सिमेट्रिक नहीं है? पहले चेक करो क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांसिटिव होगा? तो ट्रांसिटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आर्डर पेयर ए बी बी सी बन रहा है उसको लेके चलना पड़ेगा और एसी चेक करना पड़ेगा। एक ही आर्डर पेयर बन रहा है, देखो ध्यान से 1 1 और 1 3। अगर 1 1 1 3 में देखो तो 1 से 1 हटेगा, क्या आएगा 1 3 आएगा, तो 1 3 तो रिलेशन में है ही। इसका मतलब बच्चों ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक बच्चों, ये एग्जांपल हो गया आपका 4। ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 तो है लेकिन 3 1 नहीं है। 1 3 है, 3 1 नहीं है, ए बी है, बी सी नहीं है। अगर सॉरी ए बी है, बी ए नहीं है, अगर ए बी है, बी ए नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक बच्चों, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 कह रहा है कि ऐसा रिलेशन बताओ जो सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव ना हो। तो सेम कहानी, वही सेट लेंगे ए और एलिमेंट ले लेंगे 1 2 3।
और इस पे एक रिलेशन डिफाइन करें आर फ्रॉम ए टू ए। अब आर को डिफाइन करना है आपको, और इस तरीके से डिफाइन करना है कि सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, बट नॉट रिफ्लेक्सिव हो। तो रिफ्लेक्सिव होने का मतलब इसमें 1 1 2 2 और 3 3 नहीं होने चाहिए, मतलब तीनों नहीं होने चाहिए, कोई एक होगा कोई दो होगा कोई बात नहीं। तो इसमें बच्चों हम लेते हैं 1 2 और 2 1। सुना ध्यान से, 1 2 और 2 1 लिया तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका सिमेट्रिक। अब ध्यान से देखो, ये ए बी है बी सी है, तो अगर ये ट्रांजिटिव होना पड़ेगा तो क्या आना चाहिए, एसी आना चाहिए। उस केस में 1 1 ले लो। अब ध्यान से देखो, क्या ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल ए बी है तो बी ए भी है। अगर ये भी बना जिसका बी है, क्या 1 1 का 1 1 ही होगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है, हाँ 1 2 2 1 2 से 2 कटेगा 1 1 आएगा, मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 2 नहीं है और 3 3 नहीं है, इसमें ना तो 2 2 है ना तो 3 3 है। ठीक बच्चों, तो ये रिलेशन का आपका एग्जाम्पल का ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल है जो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के सभी पार्ट कवर हो गए। आशा करता हूं समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा सोच के आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक बच्चों, चलते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि एक सेट ए है, ए जो रिप्रेजेंट करता है वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, किसी प्लेन के अंदर सभी पॉइंट का सेट बताया है। इस पे एक रिलेशन डिफाइन है आर, वो कह रहा है ऑर्डर पेयर पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from origin is same as distance of point Q from origin, Q from origin। कह रहा है सबसे पहले ये प्रूव करो कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस, ये कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी डज नॉट इज इक्वल टू, जो मतलब ओरिजिन नहीं है, कह रहा है सर्कल पासिंग थ्रू विद द ओरिजिन। ये तो आसान है, सर्कल का डेफिनेशन ही है। इसमें क्या है, पहले इसको क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक बच्चों, तो जैसे जैसे ये कह रहा है आप इसको समझने के लिए यहाँ समझो, थोड़ा समझ लेते हैं क्या कहानी कह रहा है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, इस प्लेन के अंदर सभी पॉइंट का ये सेट है। ये कह रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। मान लो पी और क्यू कोई दो पॉइंट है, मान लो यहाँ पी है और यहाँ पे क्यू है, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। इस तरीके से डिफाइन, ओरिजिन से पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस है। अब इस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, एक प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट है, और अगर ओरिजिन से सभी पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है तो ध्यान से देखो बच्चों, ये किसका डिफिनेशन है, एक सर्कल का, एक सर्कल का डिफिनेशन है कि ओरिजिन से सभी पॉइंट क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। तो अगर सभी पॉइंट को मिला तो क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यही कह रहा है कि अगर इन सभी पॉइंट को कनेक्ट कर दिया जाए तो एक सर्कल बनेगा विद सेंटर एट ओरिजिन। बात सही है, और वो सर्कल पास करेगा पॉइंट पी से भी पॉइंट क्यू से भी। तो वो तो लास्ट पार्ट है। पहला पार्ट क्या कर रहा है, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करिए। इक्विवेलेंस के लिए बच्चों क्या सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा हमको, रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, तभी इक्विवेलेंस बनेगा। इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, लेट एक्स बी एलिमेंट फ्रॉम ए। एक्स कैसा एलिमेंट है, ए से, एक्स और ए में है क्या, सेट ऑफ ऑल पॉइंट, मतलब कोई एक पॉइंट उठाया मैंने कहां से, ए से। तो इस केस में बच्चों क्या, जो x होगा, x, ध्यान सुना, क्या x डिस्टेंस ऑफ, रिलेशन में जाना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर x इसी प्लेन में है, इसी यही कहीं x है, तो क्या होगा, x द डिस्टेंस ऑफ x, डिस्टेंस ऑफ x इज सेम फ्रॉम ओरिजिन, 100% होगा। अब इसी को दो बार लिखें या एक ही बार लिखें, एक ही बात, क्योंकि एक ही पॉइंट है।
तो अगर एक ही पॉइंट है तो तुम ओरिजिन से चाहे जितनी बार मेजरमेंट करो वो समय हमेशा क्या आएगा, सेम डिस्टेंस पे आएगा। इस केस में मतलब क्या है कि x और x कहाँ चले गए, रिलेशन में। अगर x और x रिलेशन में चले गए तो रिलेशन क्या आ गया आपका, रिफ्लेक्सिव। R इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या ये सिमेट्रिक होगा बच्चों, क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो सिमेट्रिक के लिए चेक करने के लिए क्या करते हैं कि कोई एक आर्डर पे रिलेशन में लेके चलते हैं। लेट एक्स वाई बी इन रिलेशन, क्या मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट y फ्रॉम ओरिजिन। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x इज सेम फ्रॉम ओरिजिन एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट y इज सेम फ्रॉम ओरिजिन। अगर एक्स वाई रिलेशन में तो ये डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या अगर मैं समझना ध्यान से, मान लो एक्स और वाई कोई दो पॉइंट है और अगर मान लो ये 3 यूनिट पे है और ये भी 3 यूनिट पे है, अगर ये एक्स वाई है तो क्या मैं दोनों को उल्टा लिख दूं, मतलब यहाँ एक्स कर दूं यहाँ वाई कर दूं तो डिस्टेंस 4 4 तो हो जाएगा नहीं, डिस्टेंस तो होएगा 3 और 3। मतलब अगर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वाई फ्रॉम सेम ओरिजिन कर दे या एक्स फ्रॉम ओरिजिन कर दे तब भी सेम होगा। इसका मतलब वाई एक्स भी रिलेशन में जाएगा। बात समझ बच्चों, अगर डिस्टेंस ऑफ जो पॉइंट एक्स है ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे, मान लो ये भी 3 यूनिट पे ये भी 3 यूनिट पे, तो अगर मैं इसको वाई लिख दूं यहाँ पे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वाई इज सेम इक्वल टू इज सेम फ्रॉम ओरिजिन एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x इज सेम फ्रॉम ओरिजिन। तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर मैंने सिर्फ x और y का प्लेस चेंज किया तो डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा। इसका मतलब बच्चों y x भी हमारा कहां चला गया, रिलेशन में। अगर y x रिलेशन में चला गया मतलब हमारा r है क्या, r इज एन सिमेट्रिक रिलेशन। r हमारा क्या बन गया है, सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। ठीक बच्चों, अब हमको चेक करना है क्या ये आपका ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा। आर हमारा ट्रांजिटिव हो गया बच्चों, ऊपर वाला मैं हटा रहा हूं रिफ्लेक्सिव वाला, आप देख लेना और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दे दो। आर को रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव किया देखो एक बार। कोई शेप एक एलिमेंट उठाया, एक पॉइंट उठाया ए शेप से, तो वो पॉइंट अगर ओरिजिन से सेम है तो उसी पॉइंट को मैं 2 बार लिखूंगा तभी सेम होगा। मतलब एक्स एक्स चला गया जैसे में, आर एक आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में मैंने कहा कि कोई दो एक आर्डर पेयर आपको उठाना पड़ेगा रिलेशन से, तो उस केस में x और y दोनों का डिस्टेंस सेम होगा फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर मैं x और y को y लिख दूं तभी तो वही का नहीं होगा, y का भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब y रिलेशन में चला गया, इसका मतलब r हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। अब इक्विवेलेंस के लिए एक चीज और बना है बचा है, क्या वो ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा। तो देखते बच्चों वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए बच्चों क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए कोई दो आर्डर पे उठाते हैं रिलेशन से, फॉर ट्रांजिटिव let x y in relation and y z in relation। अगर x y रिलेशन में बच्चों तो मैं क्या कर सकता हूं कि x and y is x and y having same distance from origin and y and z having same distance from origin, same distance from origin। क्या कहने का मतलब बच्चों कि x और y भी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे हैं और y और z भी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे हैं। ठीक बच्चों, x और y भी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे हैं, y और z भी ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे हैं। इसका क्या मतलब है कि x और y मान लो 3 यूनिट के हैं और z भी कोई पॉइंट है यहीं पे, मान लो यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे जेड ये भी 3 यूनिट पे है। तो अगर 3 यूनिट का है तो क्या एक्स जेड सेम डिस्टेंस पे नहीं है, एक्स जेड भी सेम डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब बच्चों एक्स एंड जेड हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन,
सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और अगर ऐसा हो बच्चों तो एग्जैक्ट कहाँ चला जाएगा, एग्जैक्ट चला जाएगा रिलेशन में। तो बच्चों इसका मतलब रिलेशन हमारा कैसा है, आर इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन हमारा कैसा आ गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चों ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसको पीछे हम लोग प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब आर हमारा कैसा है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक बच्चों, आर हमारा एक कैसा बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। बच्चों जो सेकेंड पार्ट बोला है वो खुद में अपने आप में एक डिफिनेशन है, वो ये कह रहा है कि ये प्रूव करो कि जो क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट सर्कल पासिंग थ्रू विद द ओरिजिन एडजेसेंट कर। कह रहा है इस जो आपने प्लेन देखा है, इस प्लेन में अगर सभी पॉइंट को कनेक्ट कर दिया जाए तो एक सर्कल बनेगा जो कहां से पास करेगा, पॉइंट पी से, और सेंटर एट ओरिजिन। तो आपका सर्कल का ही डिफिनेशन है। इसमें तो आप लिखोगे सिंस ऑल पॉइंट इज सेम फ्रॉम origin, therefore on connecting R point we get a circle as a center as a origin। ठीक बच्चों, तो आशा करता हूँ ये आप देख लेंगे खुद, और ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था और ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बच्चों कि एक सेट है जो सेट ऑफ आर ट्रायंगल इन अ प्लेन है, सेट ऑफ आर ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन में सभी ट्रायंगल का सेट है। इस पे एक रिलेशन डिफाइन है, T1 और T2 ऑर्डर पेयर, T1 और T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ट्रायंगल T1 क्या है, T2 के सिमिलर है। कह रहा है प्रूव करो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और सेकंड पार्ट कह रहा है कि इसमें तीन ट्रायंगल दिया है, तीन ट्रायंगल दिया है, वो T1। ठीक है, पहले इक्विवेलेंस प्रूव कर लेते हैं। इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस के बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो बिल्कुल आसान है, होगा ही, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर तो होता ही है, तो रिफ्लेक्सिव तो देखने में लग रहा है। लेट T बी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ये मैं कहता हूं कि ट्रायंगल T इज सिमिलर टू T, इसका मतलब बच्चों T और T कहां चला गया, रिलेशन में। अगर T और T रिलेशन में चला गया, इसका मतलब बच्चों कि हमारा रिलेशन कैसा है, R इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक के लिए कोई एक ऑर्डर पेयर आपको रिलेशन में लेके चलना पड़ेगा। इस केस में लेते हैं लेट T1 T2 भी इन रिलेशन। अगर T1 T2 रिलेशन में तो मैं क्या सकता हूं कि T1 सिमिलर टू T2 है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ट्रायंगल को आगे पीछे एक जैसे सिमिलरिटी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब कि T2 भी क्या होगा, सिमिलर टू T1 होगा। इस केस में बच्चों T2 कहां चला गया, T2 और T1 भी चले गए रिलेशन में। इस केस में बच्चों R सिमेट्रिक हो जाएगा, R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, R हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। क्या ये ट्रांजिटिव होगा, पार्ट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं बच्चों, कोई दो ऑर्डर पेयर रिलेशन में लेके चलेंगे। लेते हैं कि T1 T2 रिलेशन में है एंड T2 T3 भी रिलेशन में है। अगर ऐसा है तो मैं क्या सकता हूं कि T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर किसके है, T3 के। ध्यान से देखो दोनों में कौन सा ट्रायंगल कॉमन है, T2। इसका मतलब T1 सिमिलर हो जाएगा T3 के। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब T1 और T3 कहां चला गया, रिलेशन में। अगर T1 T3 रिलेशन में गया बच्चों तो रिलेशन हमारा कैसा हो गया, R इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चों ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इन तीनों को मिला के हम कह सकते हैं कि रिलेशन हमारा कैसा है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक बच्चों, आशा करता हूं समझ में आएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसको मैंने सिमेट्रिक भी दिखाया, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी दिखाया, सिमेट्रिक भी दिखाया और ट्रांजिटिव भी दिखाया। तो हमारा क्या बन गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें कह रहा है तीन ट्रायंगल दिए हैं, T1 साइड दिया है क्या आपका 3 4 5
3 4 5, T2 दिया है 6 8 10, सॉरी T2 दिया था 5 12 13, T3 दिया आपका 6 8 10। तो कह रहा है बताइए कौन सा इसमें ट्रायंगल है जो एक दूसरे से रिलेट करेगा। रिलेट करने का मतलब रिलेशन के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा। ध्यान से देखना बच्चों, कोई भी एक ट्रायंगल तभी सिमिलर होता है जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। ध्यान से देखो T1 और T3 को, देखो 3/6 1/2 4/8 1/2 5/10 1/2 मींस T1 और T2 में ही वो रिलेशन मिल रहा है जिसमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है 1/2 1/2 1/2, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग बच्चों T1 रिलेटेड टू T3, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, T1 रिलेटेड टू T3, ठीक बच्चों। तो बच्चों यहां तक क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।